बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इमरान अहमद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 9 का जो यूनिट 4 है उसको आज ख़त्म करेंगे। आज उसका लास्ट जो लेक्चर है वो हम लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। हम उनके आंसर जो है वो ड्राइव करेंगे कि आंसर उसके कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है डाटा एंड प्राइवेसी, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। और 4.3 एक्सरसाइज हमारी ये कहती है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपने उनके आंसर लिखने होते हैं। आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं, आपने उनके आंसर्स लिखने होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजॉरिटी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसका मैं आपको रेफरेंस भी बता दूंगा कि बुक के अंदर वो कहाँ पे मौजूद हैं। और आप बुक के अंदर वो टॉपिक देखिएगा और कोशिश करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स थे उनको सुने, ताकि आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और फिर अपने वर्ड्स के अंदर आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डिफाइन साइफर टेक्स्ट। अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो बुक के अंदर पेज नंबर 81 के ऊपर जो है वो आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। मैं अपने वर्ड्स में कुछ आपको बता देता हूं, इसी को अगर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। साइफर टेक्स्ट के कंट्रास्ट में हमने एक और टर्म पढ़ी थी, प्लेन टेक्स्ट। अब ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है अगर जब भी आपने डाटा और प्राइवेसी की बात करनी है। तो प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है कि आपका जो सिंपल टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। लेकिन इसको अगर मैं इनकोडेड फॉर्म में, मीन इसको कन्वर्ट कर देता हूं किसी ऐसी फॉर्म में जो अनरीडेबल होगी दूसरे लोगों के लिए, सिर्फ उसको मैं रीड कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन दूसरे पर्सन उसको समझ नहीं सकते, या अनऑथराइज्ड पर्सन उसको समझ नहीं सकते, तो वो क्या होगी, वो फिर साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। मीन क्वेश्चंस को मैं किसी और में कन्वर्ट कर देता हूं जो अनऑथराइज्ड पर्सन की समझ में ना आ सके, तो मैं उसको कहूंगा ये साइफर टेक्स्ट है। हमने इसकी एग्जांपल की थी, बहुत अच्छी एग्जांपल की थी, और हमने इसकी फिगर भी बना के देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, साइफर टेक्स्ट के अंदर, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ की को हम यूज करते हैं। और एग्जांपल आपको याद होगी, हमने सीजर साइफर की बात की थी। सीजर साइफर जो टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी की जो है उसको कोई वैल्यू आप देते हैं, मीन 1, 2 या 3। फॉर एग्जाम्पल अगर आप की वैल्यू 3 रखते हैं, तो अगर आपने ए को कन्वर्ट करना है तो आपके पास जो ए होगी वैल्यू, उसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए, आपकी जो की है दैट इज 3, तो ए किस में कन्वर्ट होगा, ए से जो थर्ड आपकी जो लेटर है उसमें, मीन बी सी डी, तो ए कन्वर्ट होगा फिर डी के अंदर। सो डी इज अ साइफर टेक्स्ट। ए हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, हमने ए को कन्वर्ट किया डी के अंदर बाय यूजिंग दिस की। तो इस तरह आप साइफर टेक्स्ट की डेफिनेशन खुद बना सकते हैं, इसकी फिगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोशिश हमेशा ये कर रहे हैं कि रट्टा मत मारें, आप कॉन्सेप्ट देखें, पढ़ें, कीवर्ड्स याद करें, और फिर उनकी बेस पे खुद सेंटेंसेस को बनाएं, खुद डेफिनेशन ड्राइव करें, ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि अगर आप रट्टा मारेंगे कि जो लिखा हुआ है आपने वही सिर्फ अपने आंसर में लिखना है, तो फिर आपको वो स्पेसिफिक टाइम के लिए याद होगी चीज, हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद ना हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स में से क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज जो वो भूल जाए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा, आप कॉन्सेप्चुअली आपने उसको याद किया होगा और खुद से डेफिनेशंस लिखी होंगी, तो फिर आपको ये चीज भूलेगी नहीं, आप वहां भी खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिनाइल ऑफ सर्विस, या इसको हम DOS का नाम भी देते हैं। आंसर इसका, रेफरेंस की बात करें तो पेज नंबर 93 के ऊपर डिनाइल ऑफ सर्विस की पूरी डिटेल मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है डिनाइल ऑफ सर्विस, मीन सर्विस से डिनाई, कोई आपको सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए थी लेकिन वो आपको सर्विस अवेलेबल नहीं हो रही, तो इसको हम कह सकते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। सो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस होता क्या है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क डिजाइन किया है जिसमें 10 कंप्यूटर हैं और एक उसके साथ आपने प्रिंटर अटैच किया। 10 के 10 कंप्यूटर जो उस प्रिंटर को जो है प्रिंट भेज सकते हैं, क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स और वो प्रिंटर नेटवर्क पे मौजूद है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि डिनाइल ऑफ सर्विस जो अटैकर है वो क्या करे, वो 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को डिनाई कर दे, मीन वो प्रिंटर को प्रिंट ना भेज सके। लाइक 10 कंप्यूटर्स है, मैं कहता हूं कि सिर्फ जो आपके 6 कंप्यूटर्स है वो प्रिंटर को यूज कर सके, बाकी 4 कंप्यूटर्स जो है वो प्रिंटर पे प्रिंट ना भेज सके। बेसिकली उनको ये सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए थी, मीन वो भी प्रिंटर को प्रिंट भेज सकते, लेकिन वो नहीं भेज पा रहे बिकॉज ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो आपको जो अटैकर है वो ये काम आपके नेटवर्क के ऊपर कर सकता है। इस तरह आपकी वेबसाइट्स के ऊपर भी ये काम हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और पेज नंबर 93 के ऊपर पूरी इसकी डिटेल मौजूद है,
आप उस डिटेल को यूज करते हुए अपने वर्ड्स के अंदर इसका आंसर लिखेंगे, वो इंशाल्लाह आपको हमेशा याद रहेगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है और उसका फिर आंसर क्या है हमारे पास। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की वेयर एज अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद ए पासवर्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अगर आपको लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने रट्टा मारा होगा तो फिर आपको इसका आंसर देने में मुश्किल पेश आ सकती है। क्वेश्चन को दोबारा एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको पहले क्वेश्चन जो है वो समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। व्हाई डू वी नीड एन इंस्टॉलेशन की। पहली चीज तो ये कि इंस्टॉलेशन की है क्या चीज और हम उसको क्यों यूज करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब उसके कंट्रास्ट में ये कहा गया कि आप इंस्टॉलेशन की को क्यों यूज करते हैं जबकि हमारे पास क्या चीज मौजूद है, वेयर एज अ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड विद ए पासवर्ड, कि सॉफ्टवेयर को आप पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपको याद होगा इंस्टॉलेशन की हमने पढ़ी थी और हम देखा था कि क्यों हम उसको यूज करते हैं। यहाँ मेंशन भी है, इंस्टॉलेशन कीज आर यूज्ड टू इंस्टॉल लीगल सॉफ्टवेयर टू स्टॉप सॉफ्टवेयर पायरेसी। कंपनीज गिव इंस्टॉलेशन कीज टू यूजर्स हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि आपका इंस्टॉलेशन की जो है वो किस लिए यूज की जाती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बात की थी सॉफ्टवेयर पायरेसी की। पायरेसी क्या होती है कि इलीगल कॉपीज बनाना किसी भी चीज की, सॉफ्टवेयर की भी हो सकती है इलीगल कॉपीज। इलीगल कॉपी का ये मतलब है कि आपने एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज जो कर रहे हैं, जो अपने कंप्यूटर पे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वो आपने परचेज नहीं किया, मीन आपने खरीदा नहीं है, आपने किसी से बोरो कर लिया या किसी से आपने लिया या वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया और उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके आपने यूज करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इंस्टॉलेशन की जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज इसलिए प्रोवाइड करती हैं आपके सॉफ्टवेयर के साथ कि जब भी आप परचेज करते हैं, मीन आप खरीदते हैं सॉफ्टवेयर किसी कंपनी से, तो आपको इंस्टॉलेशन की भी साथ देते हैं और आपने जब उसको इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर के ऊपर तो इंस्टॉलेशन की को आप फिर यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपके इंस्टॉलेशन की नहीं होगी तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के ऊपर जो है क्या होगा, इंस्टॉल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम जो है वो इंस्टॉलेशन की को यूज करते हैं। सो याद रखने की बात यह है कि अपने कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम पासवर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पासवर्ड तो हमें प्रोटेक्ट करता है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद पहली चीज है कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो, तो इंस्टॉल होने के लिए हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इंस्टॉलेशन की क्यों जरूरी है। अगर रेफरेंस की बात करें तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 75 के ऊपर ये तमाम डिटेल मौजूद है। वहां से आप कीवर्ड्स लेके अपना आंसर खुद से बना सकते हैं और लिख के अच्छे नंबर ले भी सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ रीजन टू ऐड कैप्चा ऑन वेबसाइट्स। स्टूडेंट्स कैप्चा का वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, इसके बारे में डिटेल्स में अभी आपको बताता हूं। अगर आपने अपनी बुक के अंदर देखना है तो पेज नंबर 89 के ऊपर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। अब मैं थोड़ा सा आपको कैप्चा का ओवरव्यू दे देता हूं कि कैप्चा है क्या चीज। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए छोटी सी, कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी ईमेल साइट के ऊपर किसी का ईमेल जो एड्रेस है आप वो हैक करना चाहते हैं या कोई हैकर ये काम करना चाहता है, क्योंकि आप लोग अगर ये करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। कोई हैकर है वो अगर ये काम करना चाहता है, किसी का ईमेल एड्रेस मीन उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड जो है वो हैक करना चाहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको यूजर नेम तो पता है, यूजर नेम में उसने यूजर नेम लिख दिया। अब पासवर्ड के लिए वो क्या करेगा, सबसे जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आप कॉम्बिनेशंस आजमाएं, मीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो यूज करें, 1 and 2 3 4 5 6 मीन 100 200 जितने कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हैं आप यूज करें और देखें कि हो सकता है कोई गैस आपका सही निकला है। अब स्टूडेंट्स इसमें एक बात यह है, क्योंकि अगर हैकर्स ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस जो है आपको पता है वो थक भी जाते हैं, वो बोर भी हो जाते हैं, तो कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन वो यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बोरियत उनको फील हो सकती है और वो थकावट भी फील कर सकते हैं। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर कोई हैकर है उसके पास कोई ऐसी मशीन मौजूद है जो ये काम करे, मीन वो कॉम्बिनेशंस को यूज करती रहे। आपको पता है मशीन्स जो है वो ना तो थकती हैं और ना ही बोरियत फील करती हैं, तो क्या होगा, वो मशीन्स आपकी कंसेक्यूटिवली जो है वो कॉम्बिनेशंस को ट्राई करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स होता ही है कि डिफरेंट वेबसाइट्स ने कैप्चा को इंट्रोड्यूस करवाया। कैप्चा ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड इनपुट कर रहा है वो ह्यूमन ही है, कोई मशीन तो नहीं है, इसलिए कैप्चा का एक कीवर्ड जो ऐड किया जाता है और इसको फिर आप पासवर्ड के बाद लिखते हैं, फिर आप जो अपना ईमेल ओपन कर सकते हैं या स्पेसिफिक जिस भी साइट पे आपने जाना है उस साइट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने ओपन करनी है वो फिर आप ओपन कर सकते हैं। तो इससे आप सिर्फ ये आइडिया कर लें कि कैप्चा क्यों यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि ह्यूमंस वेबसाइट को यूज करें या
मशीन्स यूज़ कर रही है, मशीन्स में रोबोट्स की एग्जांपल बहुत कॉमन है, तो रोबोट्स या मशीन्स यूज़ कर रही है या ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं, उसलिए फिर हम कैप्चा जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। और ये आपका कीवर्ड ही होता है, आप कोई भी कीवर्ड होता है जो आपके लेटर्स हो सकते हैं, आपके इमेजेस भी हो सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर फिर आप क्या करते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जो ह्यूमन है, आप मशीन नहीं है। रेफरेंस के तौर पे पेज नंबर 89 के ऊपर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, वहां से आप कीवर्ड्स लेके अपना आंसर खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। रेफरेंस के लिए पेज नंबर 77 पे इसकी डिटेल मौजूद है। मैं आपको बता भी देता हूं कि इसकी डिटेल क्या है। पेटेंट होता क्या है? स्टूडेंट्स, पेटेंट ये होता है कि अगर आपने कोई आइडिया सोचा है, कोई नया आइडिया, और आप ये समझते हैं कि ये ऐसा आइडिया है कि जो इन फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप उस आइडिया को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। मीन उस आइडिया को आपके नाम से रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और उसके बाद उस आइडिया के ऊपर कोई भी और कंपनी, कोई भी और पर्सन जो काम नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड पेटेंट। तो पेटेंट जो है वो ज़रूरी है। अगर आपने कोई आइडिया बनाया, हो सकता है इस एज के अंदर आपने कोई नया आइडिया ऐसा ना हो आपके पास, लेकिन इन फ्यूचर जब आप बैचलर्स करेंगे, मास्टर्स करेंगे, तब आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है। तो अगर वो आइडिया आप समझते हैं कि वाकई वो आइडिया काम करेगा, तो फिर आप उस आइडिया को पेटेंट करवा सकते हैं, मीन रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि कोई भी और कंपनी या पर्सन आपके आइडिया को जो स्टील करके कोई भी प्रोडक्ट तैयार ना कर सके। और वाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट? रजिस्टर हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो आइडिया आपके माइंड में आए तो पॉसिबल है किसी और के माइंड में भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, फिर कोई और पर्सन जिसके माइंड में वो आइडिया आया होगा तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये बात आपने याद रखनी है कि कोई भी अगर आइडिया आपके माइंड में ऐसा आता है जिसको आप समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और इस पर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐसी बन सकती है जो पहले कभी नहीं बनी, तो आप उस आइडिया को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पेटेंट क्या होता है और क्यों हम इसको रजिस्टर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था, इनफैक्ट वो यूनिट नंबर 4 का लास्ट लेक्चर था। इसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस मौजूद होते हैं, हमने उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आंसर तमाम क्वेश्चंस के नहीं लिखे, और मैं इसलिए नहीं लिखे मैंने आंसर्स तमाम क्वेश्चंस के क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप बुक में से भी रीडिंग करें, क्योंकि बुक में से आप रीड करेंगे तो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, वहां से कीवर्ड्स वहां से मिलेंगे, तो उसकी बेस के ऊपर आप आंसर खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप आंसर खुद से लिखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि जो आपको सेंटेंस मिला हुआ है उस सेंटेंस को रट्टा मार लें। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्या होता है, आपके डिफरेंट चैप्टर से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे आपका रट्टा जो फेल भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने खुद से क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए और सही लिखे हुए, तो वो आंसर्स आपको फिर हमेशा याद रहते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।